ओके, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन तक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पर आज चर्चा करते हैं भारापण में बाधा करने के उपाय, सजेशन टू ओवरकम barriers to delegation, या हम ये कह सकते हैं still requirement to make delegation efficiency, भारापण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक में, जैसे कि हमने इसमें आने वाली जो कठिनाई है इसके बारे में भी बात किए थे, है ना, सरकार का अंतरण क्यों किया जाए और भारापण में कठिनाइयां, बाधाएं और भारापण के कारण डेलीगेशन, भारापण की जो कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए सजेशंस क्या है। तो किसी भी संगठन में जहां व्यक्ति हो, ठीक है, आप लोगों का समझ रही है, तो इसमें यह है कि किसी भी संगठन में जहां व्यक्ति कार्य कर रहे हों, अधिकारों को उचित ढंग से सौंपना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अधिकार सौंपना वास्तव में एक कला है और देखने में भी काफी इजी भी लगता है कि भाई अधिकार का भारापण किया गया। हम इसके उपाय के पहले जो हेडर है, जो बाधाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। फिर इसके बाद इसके उपाय क्या होने चाहिए, सजेशंस क्या होने चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। तो वास्तव में ये जिस तरीके से ये दिखता है ये है वैसा नहीं। जिस तरीके से हम कहें कि ये जितना सरल लग रहा है उतना सरल नहीं होता, ये इजी नहीं होता है। इसमें काफी कठिनाइयां, बाधाएं, ये हायर अथॉरिटी यानी उच्चाधिकारी या अधिकारियों को ट्रांसफर करते समय परेशानियां आती हैं, या हम ये कहें कि कर्मचारियों द्वारा जिन्हें अधिकार सौंपा जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये जो बाधाएं हैं, अब इसमें हम देखें कि जो बाधाएं आती हैं, ठीक है, इसमें भारापण में कठिनाइयां, जो क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज क्या है, अब इसमें हम इसको मुख्य तीन जो भाग है इसमें हम इसको विभाजित करते हैं। तीन मेन पॉइंट बना लेते हैं, कहां कहां प्रॉब्लम आता है। एक तो होता है अधिकार सौंपने वाले द्वारा, अर्थात उच्चाधिकारी, हायर अथॉरिटी, ठीक है, दूसरा अधीनस्थ, जो कि सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो सहयोग के लिए होते हैं, और तीसरा तीन मुख्य बिंदु हैं जहां से ये प्रॉब्लम्स आती है। अब उच्चाधिकारी यानी कि अधिकार सौंपने वाले के, क्योंकि ये जो है हायर अथॉरिटी होगा, उच्चाधिकारी,
ये किसको कार्य सौंपेगा? जो उसके अंदर काम करने वाले हैं सबऑर्डिनेटर को देगा। सबऑर्डिनेटर जो है, अब ये क्या है, इन दोनों के मध्य में ये आपका संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन की ओर से जो प्रस्तुत बाधाएं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, कठिनाइयां आती हैं, अब यहाँ पर अधीनस्थ जो कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो प्रेजेंट। तो इसमें हम ये देखते हैं डिफिकल्टीज ड्यू टू एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपके जो उच्चाधिकारी हैं, तो अपने को अधिक योग्य समझने के कारण से जो सुपीरियर होते हैं वो समझते हैं कि भाई हम ज्यादा क्वालिफाइड हैं, एक सुपीरियरिटी होती है। तो वो सोचता है कि भाई मैं ही सब चीज जानता हूँ और सारे काम मैं स्वयं कर सकता हूँ। तो इसमें ये होता है कि यहाँ अधिकार वो सौंपता नहीं है, वो केवल काम लेता है। ठीक है, इससे परेशानियां उत्पन्न होती है, बाधाएं आती है। भाई काम तो सौंप दिया गया है, लेकिन काम के साथ साथ उसका राय देना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, वही अधिकार दिए तो उसका दायित्व भी बनता है, तो जवाबदेही भी तय हो जाती है जब हम इसका हस्तांतरण करते हैं। अपने अधीनस्थ लोगों में विश्वास के अभाव के कारण भी वो कार्य को क्या करता है, नहीं सौंपता है। जो अधिकारी वर्ग होते हैं, अब उसमें सिक्योरिटी है, कॉन्फ्लिक्ट आ गई है कि भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अलावा दूसरा कर नहीं सकता है। तो ऐसी जो सोच होती है, तो उस समय में वो क्या करता है कि कार्य को सौंपता जरूर है, लेकिन वह अधिकारों को हस्तांतरित नहीं करता। लोगों में विश्वास नहीं होने के कारण से है, अपने सबऑर्डिनेटर्स जो है जिनको काम दिया जा रहा है उसमें विश्वास ना हो, अधिकार सौंपने की कला का पर्याप्त ज्ञान ना हो, यानी कि जो राइट्स दिए गए उसमें ये भी एक कला के रूप में दिए जाए, किसको दिए जाए, कैसे दिए जाए, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक अच्छा प्रबंधक वही है जो अपने कर्मचारियों को पहचानता हो, यानी कि वो अपने कर्मचारियों के बारे में जानता हो कि कौन से कर्मचारी कब कहाँ कैसे किस कार्य को कर सकता है, किस कार्य है, और किस कर्मचारी से कौन से काम कब किस तरीके से लिए जा सकते हैं। तो इसलिए प्रबंधन एक कला और विज्ञान के रूप में ही जाना जाता है। इसमें हमने पहले भी चर्चा, तो अधिकार सौंपने की कला है। अब इसमें यदि उसको उसका पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वह उसको नहीं समझ रहा है, तो भी उसमें समस्याएं आएंगी। कुछ उच्चाधिकारी जो होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, संकुचित होते हैं, इसके कारण से भी वह अधिकार को सौंपने में झिझकते हैं, हिचकिचाहट होती है, इसके कारण से भी उसमें परेशानियां आती हैं। और इसलिए क्या होता है कि अधिकारी होते हैं ये अधिकार को नहीं सौंपते हैं इसी कारण से, और अपनी स्थिति का उनको भय रहता है, उनकी पोजीशन पे एक डर रहता है, और वे अपने अधीनस्थों को योग्यता दिखाने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहते हैं, वह सुपीरियर होना चाहते। तो ये किसकी बात हो गई, तो जो उच्चाधिकारी, जहां से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हेडर्स जो है वह आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटर की, यानी कि अधीनस्थ की, यानी डिफिकल्टीज ड्यू टू सबऑर्डिनेटर्स। तो कुछ बाधाएं जो है अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में होती हैं, इनमें कर्तव्य पूरा करने में या कर्तव्य को पूरा करने के संबंध में उनकी जो आत्मविश्वास है उसकी कमी के कारण से होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, अधिकार लेने से बचते हैं। कई आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, देखेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सौंपी जाती है किसी कार्य को करने के लिए और उसको अधिकार भी दिया जाता है कि उस कार्य को करना है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उससे पीछे हट जाते हैं, काम को करना नहीं चाहते हैं, या उससे बचना चाहते हैं, या उसको बाईपास करना चाहते हैं। तो इसके कारण से परेशानियां होती हैं। अपने जो उच्चाधिकारी पर अधिक निर्भरता उनको स्वयं अधिकार लेने से रोकता है। यदि वो अपने उच्चाधिकारियों पर निर्भर हो जाएंगे तो वो अधिकार लेने के लिए आगे नहीं आएंगे, वो उस पर निर्भर है, डिपेंड है। और जनरली ये होता है कि ये सोचते हैं अरे भाई ये मेरा काम नहीं है, वो ही काम करे, उसको कार्य सौंपा गया है, उसका है तो वो काम को करे, मैं नहीं करूँ।
तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इसमें लीडरशिप की कमी हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सबको खो देते हैं। काम ना करने का एक भय होता है, डर होता है कि भाई हमने काम ले लिया है तो उसको पूरा करना है, नहीं किए तो दिक्कतें आएंगी। इसके कारण से काम पूरा पनिशमेंट भी मिल सकता है, इस डर से भी काम नहीं लेते। और कभी कभी अटेंडेंस लोग जो है अधिकार इसलिए भी नहीं लेते, विगत वर्षों में उन्हें अनुभव होता है कि जितना काम उसका उनको रिटर्न भी कई बार ऐसा होता है काम किया लेकिन का नहीं हुआ, उसमें ना हमारा नाम हुआ ना कुछ नहीं हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। इस तरीके की जिसके कारण से वो काम को ग्रहण नहीं करता है और जो उनको प्रोसेस है यानी कि जो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता, इससे भी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें होती हैं। तो ये जो चीजें हैं आते रहती हैं जिनके कारण से भी परेशानी आती है। हम बात करें संगठन की बात, संगठन में भी बात यानी अधिकारों का हरापन संगठन के अंतर्गत रुकावट का कारण बनता है, वह भी हो सकता है। यानी कि अस्थिर संगठन संरचना जो ढांचा है, जो स्थिर नहीं है, असंगठित है, उसमें यदि पूरी तरीके से नहीं है उस अधिकार का दायित्व को निपटाना, यानी वो अस्पष्टता होना जिसके कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं। अपर्याप्त योजना यानी कि जो प्लानिंग की गई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, या नीति निर्धारण में कहीं पर कमी हुई हो, प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था में कोई कमी हो, और आदेश की एकता की सिद्धांत जो है उसका यदि उल्लंघन होता है तो भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये इस तरीके से इसमें ये परेशानियां जो है ये आती हैं, समस्याएं आती हैं जिसके कारण से परेशानियां बढ़ जाती हैं और बहुत से आपके हेडर्स जो है वो सामने आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसको दूर करने के उपाय। ये तो हो गई कठिनाइयां, अब जो कठिनाई है इसको कैसे करने के उपाय, अब इस पर ठीक है। अब कठिनाइयां आएंगी तो उसको दूर भी करना पड़ेगा, उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। जब तक कि आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो इसमें सजेशंस क्या होने चाहिए, भारारोपण में जो उत्पन्न बाधाएं हैं, जो हेडर्स आ रही हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से जो बैरियर्स है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। तो भारारोपण जो है ये प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसका अभ्यास जो है एक कार्य के समान है। अतः भारारोपण को सफल बनाने के लिए इसके जो रोड मैप है, मार्ग है, इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, नितांत आवश्यक होता है। तो इसको हम पॉइंट वाइज समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध का अनुकूल वातावरण। प्रबंध का अनुकूल वातावरण, ठीक है, अनुकूल वातावरण माने फेवरेबल, फेवरेबल मैनेजमेंट क्लाइमेट होना चाहिए। दूसरा, भारारोपण की कला का ज्ञान, या आप ये कह सकते हैं भारारोपण का ज्ञान, आप ये कह सकते हैं, यानी जानकारी होनी चाहिए कि अधिकार किस तरीके से सौंपा जाए, ठीक है। अधिशासियों का कुशल चयन,
अधिशासियों का कुशल चयन efficient selection of executives है को दूर करना, भय को दूर करना, यानी कि जो डर है उसको दूर करना, अवॉइड फेयर फॉर फॉर्मुलेशंस, निश्चित उद्देश्य, नेक्स्ट निश्चित दायित्व का निर्धारण, पॉइंट में बताता जा रहा हूं, पहले पॉइंट नोट कर लें, फिर एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, निश्चित दायित्व का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ फिक्स अकाउंटेबिलिटी, उचित प्रशिक्षण, जो बातें हैं इसको हम पॉइंट वाइज में लिखते चले जाते हैं। उचित प्रेरणा आप ये कह सकते हैं, और क्या हो सकता है भाई, उचित प्रेरणा, योग्य अध्ययनस्थों का चयन, और प्रभावपूर्ण संदेश, प्रभावपूर्ण संदेश। तो ये 10 पॉइंट दूर करने के उपाय। ठीक है, अब हम इसको और भी हम इसमें ले सकते हैं पॉइंट, जैसे कि लक्ष्यों को स्थापित करना। ठीक है, आगे और पॉइंट लेंगे, लक्ष्यों को स्थापित करना, पॉइंट्स और आपके बन सकते हैं। तो भारापन को प्रभावी बनाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं, ठीक है, डेलीगेशन इफेक्टिव, भारापन को प्रभावी हम कैसे बनाएं, तो इसमें प्रबंधन का अनुकूल वातावरण होना चाहिए, फेवरेबल मैनेजमेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भारापन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि संस्था में जो भारापन के प्रति प्रबंधन का एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, अनुकूल वातावरण हो। ये जैसे हम कहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट यदि अच्छा होता है तो बहुत अच्छे तरीके से उन कार्यों का क्रियान्वयन होना और उसको अच्छी तरीके से किए जा सकते। तो ये आवश्यक है कि प्रबंध योग्य हो, कुशल हो, अनुभवी हो और एक अच्छे नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता हो। भारापन एक सामूहिक कार्य होता है जो कि आपसी विश्वास और उसके समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करने के लिए उसमें परस्पर एक दूसरे का आदान प्रदान होता है और उस पर ही निर्भर होता है। अतः प्रबंधन में एक अच्छा वातावरण होना चाहिए जिससे कि कर्मचारी जो है स्वतंत्र होकर और आत्मविश्वास के साथ कार्यों को पूर्ण कर सके। भारापन की कला का ज्ञान होना चाहिए, यानी अधिकार जो सौंपा जा रहा है, about the art of
डेलीगेशन भारार्पण एक कला है। कुशल एवं प्रभावी भारार्पण के लिए ये आवश्यक है कि जो सभी अधिशासी अर्थात जो उच्चाधिकारी हैं उनको भारार्पण के कला के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनको प्रशिक्षित होना चाहिए कि क्या भारार्पण करना चाहिए और कैसे भारार्पण करना चाहिए और किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, बंदर के हाथ में उस्तुरा। भाई ये आप बंदर है, उसके हाथ में आपने एक टूल दे दिया है, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, अपने विवेक के अनुसार से करेगा। तो ये प्रबंधन जो है, उच्च अधिकारी है, जो प्रशासनिक व्यक्ति है, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि भारार्पण किसे कब कैसे क्यों किया जाए। ये जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। एफिशिएंट सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट, अधिशासियों का कुशल चयन, अर्थात भारार्पण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो अधिशासी जो उच्चाधिकारी हैं उनके रिक्त पद केवल श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा जाए, यानी जो योग्य हैं उन्हीं से उसको फुलफिल किया जाए, और श्रेष्ठ जो अच्छी जो अधिकारी होंगे, ठीक है, तो वह अपने अधीनस्थों को भी तैयार कर सकता है और इससे इसका परिणाम ये होगा कि वो भारार्पण के कार्य को सरल बना सकता है। इसमें अधिशासी के पास विश्वस्त और कुशल अधीनस्थ होने चाहिए जिसमें भारार्पण करने की इच्छा होनी चाहिए। तो प्राय ये देखा जाता है कि अधिशासी को कार्य सौंपा गया कार्य अधीनस्थों से ही कराना पड़ता है। उनके चयन और प्रशिक्षण में उनकी कोई मर्जी नहीं होती। जब कार्य के परिणाम अच्छे नहीं होते तो वरिष्ठ अधिशासी जो है उसको उस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं और कार्य अच्छी तरह से पूरा करने वह अपने पर ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, भय को दूर करना, जो डर है, ठीक है, अवॉइड फेयर ऑफ फॉर्मुलेशंस, क्योंकि भारार्पण के प्रमुख अवरोध जो है ये साइकोलॉजिकल होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो जवाबदारी लेना नहीं चाहते हैं, कार्यों से बचते हैं, उसमें एक भय होता है कि भाई कार्य सही नहीं हुआ तो पनिश हो जाएगा या प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। तो ऐसे भय ये साइकोलॉजिकल है। हम जैसे कहते हैं कि भाई गलती उसी से होता है जो कार्य करता है, और जो करेगा ही नहीं, जो उससे बचता रहेगा, उसको चूक होने की बात ही नहीं होती। तो इन भावनाओं को जो सामान्य आपके एनवायरमेंट में जो फैला हुआ रहता है, इसमें उनको उल्टा करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए और आगे आने चाहिए। तो इस संबंध में ये सुझाव दे सकते हैं कि जो अधिशासियों से ये स्पष्ट रूप से कहा जाए कि किसी भी अधिशासी को पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए जो है प्रभावी भारार्पण को एक महत्वपूर्ण गुण माने। अब हम आते हैं निश्चित उद्देश्य। तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि अधीनस्थ कर्मचारी के अधिकार उसको मिले और जो अधिकार मिल रहा है उसको वह भली भांति समझता हो और उसके अनुसार वह कार्य को कर सके। निश्चित दायित्व का निर्धारण जो लायबिलिटी दी गई है, डिटरमिनेशन ऑफ फिक्स अकाउंटेबिलिटी, तो प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार तय होने चाहिए और तय सीमा जो है उस, या हम ये कहें कि निश्चित सीमा के अंतर्गत वह कार्यों को सौंपा जाना चाहिए और वह कार्य कर सके।
प्रॉपर ट्रेनिंग, उचित प्रशिक्षण। यदि सौंपे गए कार्य को अच्छे प्रकार से करना है या कराना है तो अधीनस्थ कर्मचारियों को उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उसको उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जिससे कि आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। उचित प्रेरणा, योग्य प्रदर्शनों का नियंत्रण व्यवस्था, प्रभावी नियंत्रण कह सकते हैं आप, प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। भारांकन के पश्चात भी उच्चाधिकारी अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता है, अतः उच्चाधिकारी को अपने कार्य के लिए प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था रखना चाहिए ताकि वह अधिकार का दुरुपयोग न करे और आने वाली कठिनाइयों को दूर करे। योग्य अधीनस्थों का चयन, सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेटर्स, यानी अधीनस्थों में अविश्वास का कारण अयोग्यता होती है, जानकारी का अभाव होता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों का चयन करना चाहिए जो योग्य हो, प्रभावी हो और योग्यता के आधार पर उनको कार्य सौंपे जाने चाहिए और कार्य के साथ साथ उनको अधिकार का भी हस्तांतरण किया जाना चाहिए। प्रभावपूर्ण संदेश वहन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द्वारा नहीं है कि उन्हें एक बार अधिकार देकर उनसे बात ना करें, को समय समय पर ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है जिसका निवारण वह दूर होने चाहिए, अधिकारियों से विचार विमर्श होते रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सुपीरियर को ये चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेटर्स की बात को सुने और उचित सलाह प्रदान करें और जब कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा कार्य भी अच्छे होंगे। लक्ष्यों को स्थापित करना, तो जो लक्ष्य हैं यानी कि गोल पोस्ट ये कहें तो गोल पोस्ट जो है वह निर्धारित होना चाहिए, किस उद्देश्य को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारांकन को प्रभावी बनाने के ये आवश्यक बातें हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं भारांकन की प्रकृति और उसका विस्तार। तो भारांकन एक आर्ट है ना कि विज्ञान, साइंस, ठीक है। भारांकन की प्रकृति का विस्तार, तो भारांकन एक कला आर्ट है ना कि विज्ञान। ये बात तो हर सरकार करता है कि भारांकन अवश्य किया जाना चाहिए, परंतु बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं कि भारांकन किया भारांकन की कला को अच्छी तरीके से जानने वाले भारांकन करने सफल होते हैं। अब हम ये देखें क्या भारार्पण किया जाए, कितना भारार्पण किया जाए और कब भारार्पण किया जाए, के लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कब कहां कौन कैसे किस तरीके से कौन से कार्य को पूर्ण करेगा, यही प्रबंधन। तो क्या भारार्पण किया जाए, व्हाट इज टू बी डेलीगेटेड। तो अधिकारों का पूर्ण रूप से कभी भी भारार्पण नहीं किया जा सकता है, इन्हें केवल बांटा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि अधिकारों का पूर्ण रूप से कभी भी भारार्पण नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल बांटा जा सकता है स्पष्ट रूप से। तो authority can never be completely delegate, it can only be shared। तो प्रबंधक अपने समस्त अधिकार नहीं सौंपता है, इसके लिए उसके अधिकारों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो अधिकार सौंप देने चाहिए, अधिकार जो सौंपे जा सकते हैं, अधिकार जो सौंपे नहीं जा सकते। ठीक है, 3 मुख्य बिंदु। अधिकार जो सौंप देने चाहिए, अधिकार जो सौंपे जा सकते हैं, अधिकार जो सौंपे नहीं जा सकते, अर्थात उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसे कौन से राइट्स हैं ट्रांसफर किए जाने चाहिए? ऐसे राइट्स कौन से हैं जिन्हें सौंप देना चाहिए, यानी उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, और ऐसे कौन राइट्स हैं जिनको सौंपना नहीं चाहिए? तो ये 3 बातों से आप इसको समझ सकते हैं। तो अधिकार जो सौंप देने चाहिए, इसमें हम देखते हैं कि जो दैनिक प्रवृत्ति के कार्य जिन्हें करने में विशेष योग्यता की आवश्यकता, एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य वर्ग जो होता है, ऐसे जो कार्य हैं, ऐसे जो नेचर के हैं, जो डे टू डे हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं और सामान्य है जिसको कि कोई भी कर सकता है, ऐसे कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देना चाहिए, उसका ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये बिल्कुल कानूनी अधिकार जो सौंपे जा सकते हैं, अर्थात जिसे नीतियों के लागू करने से संबंधित अधिकार हो, जो रूल रेगुलेशन के आधार पर हो। अधिकार जो सौंपे नहीं जा सकते, जैसे नीति से संबंधित निर्णय लेना, कोई रूल तय करना, नीति निर्धारण करने वाली बातें, ऐसे अधिकार सौंपे नहीं जा सकते। प्रबंधक को नियोजन, संगठन, समन्वय, वितरण और नियंत्रण के प्रबंधकीय कार्यों का सूत्रपात माना जाता है, यानी कि वो उसकी कानूनी है और वह अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिए, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इन बिल को अपने हाथ में रखने से प्रबंधक अधीनस्थों पर व विभागीय क्रियाओं पर उचित नियंत्रण, अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर ऑर्गेनाइज करना होती है, और डिसीजन वाली ऐसे जो राइट्स हैं इसके ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अर्थात जिन कार्यों में गोपनीयता की आवश्यकता होती है, उसका भी भारार्पण नहीं किया जा सकता, या अनुशासन संबंधी बातें जो हैं या कार्य हैं, उसका भी भारार्पण नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं जाना चाहिए। ओके, कितना भारार्पण किया जाए, हाउ मच टू बी डेलीगेटेड? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए उच्चाधिकारियों को अधीनस्थों की योग्यता, उसके चातुर्य यानी उसकी क्वालिटी, अनुभव, पहल शक्ति, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कब भारार्पण किया जाना चाहिए? तो ये अनुभव से ही बातें स्पष्ट होती हैं कि कार्य की मात्रा उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप है या नहीं है, उसकी सीमा तक के पहुंच पाएगी कि नहीं। उन्हें ही भारार्पण करके कार्यभार को हल्का करना चाहिए। हाउ फेयर डन, किस स्तर तक होना चाहिए? अधीनस्थों को अपने से नीचे जो सब ऑर्डिनेटर हैं उन तक भारार्पण किया जाना चाहिए। इसके लिए ये सिद्धांत है कि निर्णय का अधिकार उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए जिन्हें कि इन निर्णयों को लागू करना है। अतः भारार्पण को विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज के स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
जिस प्रकार अधिकार प्रबंधन के कार्य की कुंजी है, उसी प्रकार अधिकार सौंपना संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण कुंजी होती है। जस्ट अथॉरिटी इज द की टू मैनेज दिस जॉब, delegation of authority is the key to organization. अधिकार प्रबंधन के कार्य की कुंजी है, authority is the key to manager's job, and delegation is the key to organization. अधिकार सौंपना संगठन की कुंजी है। इसको दो पार्ट में आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते